नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जो शुरू तो हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। उसमें हमने सिर्फ 3 इतिहासकारों के बारे में ही पढ़ा था। सबसे पहले थे गारसा दी तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, जिनकी रचना थी इस्तवार दी लालित्रे तुर एदोई हिंदुस्तानी। दूसरे थे शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, और जो पद्धति थी उनकी वर्ण अनुक्रमी पद्धति थी, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास था। तीसरा था जॉर्ज गिरेसन दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु विनोद, जिसके रचनाकार कौन थे? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन कौन थे? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों ही मिश्र बंधु थे। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित नामों में से कौन से मिश्र बंधु नहीं हैं, या फिर इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा कि मिश्र बंधु विनोद में के रचनाकारों में कार इनमें से कौन कौन से हैं। तो इनकी रचना कौन सी थी? मिश्र बंधु विनोद, जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। इसकी पद्धति कौन सी थी? काल अनुक्रमी पद्धति। मिश्र बंधु विनोद का जो प्रकाशन था वो 3 भागों में हुआ था। पहला प्रकाशन जो हुआ था 3 भागों का, वो 1913 ईस्वी में हुआ था। जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का कालखंड जो थे वे 8 थे। कवियों की संख्या इसमें लगभग 5000 थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी साहित्य के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर व्यंग्य किया है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु विनोद को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा है, वो भी बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ। तो आंसर आएगा रामचंद्र शुक्ल। लेकिन एक विरोधाभास भी हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचय जो है वो इसी ग्रंथ से लिया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि रीतिकालीन कवियों का परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से लिया है। वो लिया है मिश्र बंधु विनोद से। डॉक्टर नामवर सिंह इस ग्रंथ को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ मानते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु विनोद को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ किसे माना है? किसने माना है? नामवर सिंह ने। और प्रशंसनीय ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। आगे देखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, इनकी रचना कौन सी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? हिंदी में। इसकी पद्धति कौन सी थी? विधेयवादी पद्धति, जिसे हमने पद्धतियों में पढ़ लिया था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इसके बारे में जो ध्यान रखने की बातें हैं वो देखिए क्या है। शुक्ल जी ने यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। पहले यह ग्रंथ किस लिए लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदनागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 में ये प्रकाशित हुआ था भूमिका के रूप में। बाद में जिसे 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो योगदान है वो देखिए क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के बारे में क्या कहा है? देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब जो जनता की मनोभावनाएं होती हैं उनका प्रतिबिंब होता है साहित्य। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। मतलब जैसे जैसे चित्तवृत्तियाँ बदलती जाती है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है मनोभावों के साथ। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब चित्तवृत्तियों में जो परिवर्तन होता है और फिर साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कई बार ये पंक्तियाँ लिखकर पूछ लिया जाता है कि इनके पंक्तियों के रचनाकार या लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके लेखक हैं। अगली जो इनकी देन है वो देखिए। इन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है।
अगली जो पॉइंट है जो इनका, दोहरे नामकरण की परंपरा इन्होंने प्रारंभ की थी। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम भी दिया है, पूर्व मध्यकाल भी दिया है और उसे भक्तिकाल भी कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा है। देखिए, दोहरे नामकरण की ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आदिकाल का जो समय सीमा है वो उन्होंने विक्रमी संवत में दी है। याद रखिएगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा दी है वो विक्रमी संवत में दी गई है, ईस्वी में नहीं दी गई। 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल का समय है। 1375 से 1700 विक्रमी संवत भक्तिकाल का समय है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत जो है वो उत्तर मध्यकाल का समय है। आधुनिक काल 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो प्रसिद्ध है और जिस पर ज़्यादातर लोगों ने व्यंग्य की मतलब आलोचना की जाती है वो उनका आदिकाल को दिया हुआ नाम वीरगाथा काल नाम है। इनके जो वीरगाथा काल नाम दिया है वो 12 पुस्तकों के आधार पर दिया है। कितनी पुस्तकों के आधार पर? 12 रचनाओं के आधार पर, जिसमें से 4 रचनाएं तो अपभ्रंश की थी और 8 देश भाषा की थी। अपभ्रंश की जो रचनाएं थी वो देखिए, हमीर रासो जो सारंगधर की पुस्तक है, विजयपाल रासो जो नल सिंह की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, कीर्ति पताका भी विद्यापति की ही रचना है। देश भाषा की जो रचना है वो देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, विसल देव रासो नरपति नालय की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। दोस्तों, आपको ये सारे नाम और इन की रचनाएं पता होनी चाहिए। किसने कौन सी रचना लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनकर आते हैं। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, पदावली विद्यापति की, अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की रचना है। अगला जो पॉइंट इनके बारे में है वो है भक्ति काल को 2 भागों में बांटना। इन्होंने भक्ति काल का विभाजन बहुत ही अच्छे से किया है। निर्गुण और सगुण 2 भागों में पहले भक्ति काल को बांटा है, फिर निर्गुण को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांट दिया है। इसके बाद सगुण को राम भक्ति काव्य द्वारा और कृष्ण भक्ति काव्य में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने रीतिकाल का विभाजन नहीं किया, नहीं कर पाए। तो रीतिकाल का विभाजन किसने किया, ये प्रश्न बन जाता है कि रीतिकाल का रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के रूप में विभाजन किस रचनाकार या लेखक ने किया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह विभाजन किया है। शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त स्थान, मतलब आपको पता है कि हमने जो जॉर्ज ग्रियर्सन की बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध के बाद तुलसीदास को अवतार माना था ग्रियर्सन ने। तो बुद्ध के बाद दूसरे स्थान पर तुलसीदास को ग्रियर्सन ने माना था, लेकिन शुक्ल जी ने जो स्थान दिए हैं उनमें तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर है, फिर सूरदास जी हैं, उसके बाद जायसी जी हैं। अगला पॉइंट देखिए, इनका आधुनिक काल को 3 उत्थानों में बांटा है। मतलब आधुनिक काल का 3 उत्थान इन्होंने बताए हैं। गद्य काल और पद्य, गद्य पद्य दोनों का ही उत्थान इन्होंने दिया है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत, पद्य का भी यही समय है। प्रथम उत्थान कब हुआ था पद्य का? 1925 से 1950 विक्रमी संवत। द्वितीय उत्थान हुआ 1950 से 1975 विक्रमी संवत, और इनका भी द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत हुआ। तृतीय उत्थान हुआ 1975 से आगे तक का, और इनका भी तृतीय उत्थान 1975 से आगे तक का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए आगे के जो इतिहासकार हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में, मतलब भाग 3 में, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन भाग 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।